बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू पेन ग्रेविटी। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा डॉन न्यूज़पेपर है उसके जो एडिटोरियल्स हैं उनका एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, और उसके अंदर मैं कवर करूंगा जो आपका 5 और 4 जून का डॉन न्यूज़पेपर है उसको। तो 3 एडिटोरियल्स होते हैं एक दिन के अंदर, तो यहाँ पर हम 6 टॉपिक्स जो हैं 6 टॉपिक्स जो है उनका एनालिसिस करेंगे। बाकी ये आपका जो 5 जून का एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज है और ये आपका सेक्शन है जो कि एडिटोरियल्स वाला है। ठीक हो गया जी, तो इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। बाकी बेटा ये जो आपका सेक्शन है जो कि ओपिनियन वाला है, जिसके अंदर ये चारों के चारों ओपिनियंस जो हैं ये डिस्कस किया जाते हैं, इनका लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर किया जा चुका है। तो इसकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, तो ये फोकल पर्सन का नंबर है, इससे आप लोग रब्ता करें, व्हाट्सअप करें, इसको कॉल करें और रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा सकते हैं। बाकी डेमो के लिए जो आपका 2 जून है उसका लेक्चर डिलीवर किया गया है, आप उसे सुन सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो इससे पहले कि आगे हम लोग अपने लेक्चर का आगाज़ करें, तो मेरी तरफ से पेन ग्रेविटी टीम की तरफ से आप सबको जो है ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो, और दुआ यही है कि आप सब की जो कुर्बानी आप लोग जो भी आपने अरेंज की हैं वो कुर्बानी अल्लाह ताला की ज़ात जो है हमारी कबूल करे। ठीक है। एंड द सेकंड थिंग, जो ईद उल अज़हा की जो हॉलीडेज़ होंगी उनके अंदर हम आप लोग को लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ हम भी आपकी सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो हम भी ईद में शामिल होंगे। टीम जो पूरी की पूरी है, तो ये इन डेज़ में जो है लेक्चर्स ऑफ होंगे। ठीक हो गया जी। बाकी बेटा 2024 के ये सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, आप इनको सुने एंड इंशाल्लाह यू विल लर्न मैनी न्यू थिंग्स। मैनी न्यू थिंग्स से मेरा मुराद यही होता है कि इन सब लेक्चर्स के अंदर जो मेन समझ लें अप्रोच है वो जस्ट एक ही है कि आपकी जो बेस है एजुकेशन को लेकर वो हमें पता है पाकिस्तान में बहुत कमज़ोर है, आपके आइडियाज़ इतने मेच्योर नहीं होते। तो इस एडिटोरियल्स को, ओपिनियंस को करवाने का मकसद आपके आइडियाज़ को मैच्योर करना है। ठीक हो गया। तो ये इंशाल्लाह आप यहाँ से सीखेंगे। बाकी ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस जो है उसका सेशन कंटिन्यू है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन एरियाज़ में आपकी ये हेल्प करेगा। ये आपके करंट ग्लोबल इश्यूज़, ये नेशनल इश्यूज़, हर एक लेक्चर बेशक वो एडिटोरियल है वो ओपिनियन है, उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के अंदर होता है, आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं और चैप्टराइजेशन भी की होती है। तो चलें जी, अब हम लोग अपने एडिटोरियल्स का जो है वो आगाज़ करते हैं। कराची जेल ब्रेक, पहला एडिटोरियल राइटर ने ये लिखा है। तो इस एडिटोरियल को आप 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक हिस्सा क्या है, न्यूज़ कि क्या हुआ। दूसरा हिस्सा है उस न्यूज़ का क्रिटिकल एनालिसिस। ठीक है, जिसको आप लोग कह सकते हैं एग्जाम पेपर। दूसरा हिस्सा पेपर को कवर करें। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि एडिटोरियल्स और ओपिनियंस में यही फ़र्क होता है। एडिटोरियल्स में ये होता है कि एक दिन पहले जो भी इंसिडेंट हुआ होता है उसके बारे में बताया जाता है और उसके बारे में हल्का सा उसको एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन ओपिनियंस में ये होता है कि जो 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, महीना पहले कोई इस तरह का जो एडिटोरियल के ऊपर लिखा गया होता है उसको लेकर एक फुल ऐसे मिनी ऐसे लिखा जाता है। जैसे अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर जेल रिफॉर्म्स के बारे में जो है ओपिनियन लिखा जाए। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर लिखा जाएगा कि जेल्स के अंदर क्या हो रहा है, कैसा सिस्टम है, डिटेल में। ओपिनियन में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सारा कवर किया जाता है। तो ओपिनियंस आर जस्ट लाइक मिनी एसेस। ठीक है। अच्छा, तो इसको में इसमें क्या लिखा है, अब हम लोग इसको देखते हैं। चले, तो ये आप पहले खबरें सुने जी। खबर आपको ये मिलती है कि कराची में जलजले के झटके लगते हैं। उन जलजलों के झटकों की वजह से जो डिस्ट्रिक्ट जेल मलेर है कराची, वहाँ पर क्या होता है, उसकी कोई दीवार पुरानी थी या जो भी चीज़ें थी, बहरहाल
या वो कैदियों को बाहर निकालते हैं तो कैदी क्या करते हैं, जेल तोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, और कैदियों ने जेल के तारे तोड़े, फरार हो गए, काफ़ी आपको इस तरह की जो है ना न्यूज़ जो है वो सुनने को मिलती हैं। और उन कैदियों की जो तादाद है वो 2000 प्लस है और 200 प्लस है, 200 से ज़्यादा जो कैदी हैं वो जेल से फरार हो गए हैं। और अब जो है पुलिस जो सिंध की है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इनको दोबारा से अरेस्ट किया जाए। इस चीज़ को लेकर जो आपके सीएम पंजाब साहब हैं वो नाराज़ भी होते हैं। ठीक है, ज़ाहिर है जो आपके ऑफिसर्स हैं पुलिस के, प्रिजन्स के, उनको तो उन्होंने बुरा भला बोला होगा और क्रिटिसाइज़ किया होगा कि कैसा तुम लोग काम कर रहे हो। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बात कही, वो ये थी कि ये जो 150 से ज़्यादा या 200 के करीब जो कैदी फरार हुए हैं, इनमें कोई हाई प्रोफाइल कैदी नहीं था। हाई प्रोफाइल से बेटा यहाँ पर वो ये कहना चाहता है कि यहाँ पर जो ज़्यादातर कैदी थे वो छोटे छोटे क्राइम्स के अंदर यहाँ पर आए हुए थे। कुछ जो है उनका ट्रायल चल रहा था, कुछ सजा याफ्ता थे, लेकिन इसके अंदर ना तो कोई जो बहुत सीवियर किस्म के क्राइम्स होते हैं जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, डिकेटी हो गई, या आप कह सकते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ, इस तरह के वो उन्होंने कहा है कि कैदी नहीं है। तो ये बात करने का उनका मकसद ये था कि अगर ये कैदी भागकर यहाँ से निकल गए हैं और जाकर सोसाइटी के अंदर कहीं अब्जॉर्ब हो गए हैं, सोसाइटी का हिस्सा बन गए हैं, तो इससे सोसाइटी को डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कैदी को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। ये बहरहाल उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत आपको भी पता है कि छोटे मोटे जो क्राइम्स में आए होते हैं उनकी कैद थोड़ी बहुत ही होती है, वो इस तरह की एक्टिविटी करते ही नहीं है। ये दौड़ने भागने वाला काम वही करते हैं जो हाई प्रोफाइल होती हैं, जिनको लंबी लंबी सजाएं मिली होती हैं, जिनको कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती। बहरहाल अब यहाँ तक जो मैंने बातें की वो क्या था, न्यूज़ थी, वो आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, सब ने सुनी। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं कि ये सारी जो मैंने न्यूज़ स्लाइड्स लगाई हैं ये सारी उसके अंदर लिखी हुई हैं चीज़ें। ठीक है, तो आगे राइटर क्या लिखता है, आगे राइटर अब क्रिटिसाइज करेगा किसको, जो जेल वाले हैं उनको, जेल रिफॉर्म्स की बात करेगा कि जेल के अंदर रिफॉर्म्स होनी चाहिए। तो पहले तो वो कहता है कि इस वाक़े से ये पता चलता है कि जो आपकी जेल वाले हैं, लॉ इन्फोर्समेंट वाले हैं, वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। तो कहता है कि जो जेल का स्टाफ है उसको ट्रेन करना चाहिए ताकि अगर कभी कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे अब जलजला आया है, कल को कोई सैलाब आ जाता है, ये कुछ भी आता है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है या कोई इमरजेंसी बन जाती है, फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान की जंग थी, इंडिया कोई मिसाइल ही फेंक देता जेल के पास पास और उससे क्या होता, वहां पर एक इमरजेंसी की सिचुएशन बन जाती। तो कहता है कि आपको जो आपका जेल का स्टाफ है उसको ये चीज़ ट्रेन करके रखनी पड़ेगी, बाकायदा उसकी एसओपी तैयार करके रखनी पड़ेगी कि जब कभी भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो उसको कैसे हैंडल करना है, और जो जेल के अंदर कैदी हैं उनको एक जगह से कैसे जो है दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना है, शिफ्ट करना है, और प्रॉपर अंडर द वॉच आपने करना है लॉ इन्फोर्समेंट वालों ने। तो ये चीज़ें कहते हैं आपको जेल वालों को ट्रेन करना पड़ेगा। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है इससे पता चला है कि ये ऐसी चीज़ों के लिए जेल वाले तैयार नहीं हैं। एक चीज़ तो वो बात है। फिर वो जेल की अंदरूनी कहानी, जेल की खस्ता हालत, जेल के अंदर क्या बुराइयां हो रही हैं उनके ऊपर आ जाता है। तो पहले सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि कानूनियल फ्रेमवर्क के ऊपर जो है ये जेल्स हमारे अभी भी चल रहे हैं, जिस तरह ब्रिटिश ने जेल बनाए थे उसी तर्ज के ये जेल है, अभी भी इसके अंदर कोई रिफॉर्म्स नहीं की गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा हट कर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अक्सर आप लोगों ने बेटा हॉलीवुड की मूवीज़ देखी होंगी, वहाँ पर आपने जेल्स भी देखे होंगे और वहाँ उन जेलों के अंदर आपने देखा होगा बड़े ही वेल फर्निश, साफ़ सुथरे, अच्छा खाने का इंतज़ाम, कैदियों की रिहाइश, बड़ा उन्होंने एक डिसिप्लिन के साथ जो है वो बनाया होता है। हॉलीवुड की इंग्लिश मूवीज़ जो होती हैं अक्सर आप उनके अंदर इस तरह देखते हो जो है प्रिजन्स की सूरत हाल। तो मैं यहाँ पर बेटा एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो जेल है उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया है। प्राइवेटाइज करने से मुराद ये है कि देखें
मैं कोई भी बिजनेसमैन है फॉर एग्जांपल, उसके पास अगर पैसा है तो वो एक जेल तैयार करवाए। जिस तरह आप फ्रेंचाइज नहीं लेते किसी चीज़ की, स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज़ की, या आप फूड की, या कोई भी फ्रेंचाइज लेते हैं तो उनकी एक डिमांड होती है कि ये चीज़ें आप लोग बना लें तो हम आपको अपनी फ्रेंचाइज दे देंगे। तो इन द सेम फैशन वहाँ पर क्या होता है, जो गवर्नमेंट की डिमांड्स होती हैं उसके मुताबिक जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, जेल बनवाते हैं। वहाँ पर जो है स्टाफ हायर करते हैं, और उसके बाद जो है गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी क्रिमिनल्स आते हैं वो उनको क्या करते हैं, उनकी जेल में रखते हैं, और गवर्नमेंट उनको पर कैदी के हिसाब से, डेज के हिसाब से पे करती है। तो वहाँ पर ही बेटा ये इस तरीके से चल रहा है। तो दैट्स वाई आपको वहाँ पर इतनी ये चीज़ें नज़र आती हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर अभी गवर्नमेंट ही रन कर रही है, ठीक है। और इस तरह से ये एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं, लेकिन अब वक्त के साथ साथ थोड़ी चेंजेस आना शुरू हो गई हैं। जैसे अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो आपको कई सरकारी अदारे जो हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर आपको प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। यानी कि उस अदारे ने क्या किया होता है, अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या किया होता है, किसी प्राइवेट जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनसे एग्रीमेंट किया होता है और वो उनको प्रोवाइड कर दी जाती है सिक्योरिटी। ना कि वो खुद से जो है दर्जा चहारम के अंदर सिक्योरिटी गार्ड जो हैं अपने जो है उनको रिक्रूट करें। इन द सेम फैशन सफाई की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट थिंग। तो वो उसमें क्या हो जाता है, चीज़ें ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं, वेल कैलकुलेटेड हो जाती हैं, करप्शन के केसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, बड़ा कुछ हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है आप अपने ज़हन में थोड़ा-सा ये वाला पॉइंट रखें, तो इससे भी अगर आप जेल रिफ़ॉर्म्स की बात करना चाहें, जेल के बारे में बात करना चाहें, तो उसको हॉलीवुड की मूवी को, किसी भी को, या फ़िल्म का वहाँ पे जो मैंने आपको बताया उसको सामने रख कर आप लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग बेटा, पाकिस्तान के अंदर अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखेंगे जो कॉपी पेस्ट हैं, जो हम लोगों ने बाहर से बोरो की हैं। ना सिर्फ हम लोगों ने बल्कि पूरी दुनिया ऐसे ही करती है, जिस मुल्क की जो चीज़ अच्छी लगती है उठा लेते हैं। पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज़ का ट्रेंड आया, कहाँ से आया? आपको भी पता है। पाकिस्तान में सेमेस्टर सिस्टम आया, कहाँ से आया? या अभी तक जो नए-नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? दे आर ऑल फ्रॉम वेस्ट। हम कॉपी करते हैं और उनको पेस्ट करते हैं। ठीक हो गया जी। अब वापस हम अपनी इधर आ जाते हैं। तो कहता है कॉलोनियल फ्रेमवर्क के ऊपर थी। आगे वो क्या कहता है? ओवर क्राउडेड है। अगर एक जेल है वहाँ पर 100 बंदों की कैपेसिटी है उस वहाँ पर रखने की, तो वहाँ पर इन्होंने 300 से 500 बंदा डाला हुआ है। फैसिलिटीज़ नहीं है। अंडर ट्रायल बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर। अंडर ट्रायल ये होता है कि जिसका अभी जुर्म साबित नहीं हुआ होता, जिसका अभी केस चल रहा होता है, और आपको पता है कि कई-कई साल तो लोगों के केस ही चलते रहते हैं। तो उस वक़्त तक उनको क्या किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, और वो फ़ुज़ूल की बाद में बेशक वो बरी हो जाए, उनको सज़ा ही ना हो, लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर उनका अच्छा खासा उनका ज़िंदगी का एक कीमती वक़्त जो है वहाँ पर ज़ाया हो जाता है। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि वहाँ पर क्या हो रही है, पाकिस्तान की जेलों में ओवर क्राउडिंग है। अच्छा, अकोमोडेशन का मसला है वहाँ पर, ठीक है ना? तो कहता है जब जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आप लोग वहाँ पर बंदे रखेंगे तो अकोमोडेशन का मसला भी होगा, मिसमैनेजमेंट भी होगी, क्यास भी होगी, सारा कुछ होगी। बहरहाल वो कहता है अगर ट्रायल्स को स्पीड अप किया जाए तो इससे ये होगा कि ये जो अंडर ट्रायल लोग हैं, इनकी कमी हो जाएगी। जो छोटे-छोटे क्राइम्स में वहाँ पर लोग आए हुए हैं वो भी निकल जाएँगे, तो क्राउडिंग का मसला जो हल हो जाएगा। हमारा जो क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम है, वो अगर देखा जाए लीगल सिस्टम भी है, तो वो पूरा वो उसकी एक रीज़न है, जिसकी जो उसका एक रिज़ल्ट है कि फ़ैसले लोगों के जल्दी होते नहीं हैं और हमारे जेल जो हैं वो कैदियों से भरे हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि मैं रिफॉर्म्स के बारे में उसको कर रहे हैं कोशिश, लेकिन वो कहता है कि कोई भी जो एफर्ट की जाए उसके अंदर जो है प्रिजनर्स की वेलफेयर को जो है वो सामने रखा जाए और सिक्योरिटी ऑफ प्रिजनर्स को भी सामने रखा जाए। तो ये चीज़ें वो इसके अंदर डिस्कस करता है। बाकी एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव में, जेल रिफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव में, जस्टिस के पर्सपेक्टिव में आप ये डाटा जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका एडिटोरियल है वाटर सिक्योरिटी। तो क्या राइटर इसके अंदर लिखता है? बाकी ये रजिस्ट्रेशन ओपन है ओपिनियंस की, फॉर द जून आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखता है राइटर वाटर सिक्योरिटी के अंदर?
जहाँ से ही आपको पता है लग रहा है कि वाटर की हम लोग बात करेंगे इसके अंदर। तो मेन जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा इसके अंदर वो वाटर सिक्योरिटी को लेकर हम इंडिया की बात करेंगे, डैम्स की बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे। तो वाटर को लिंक करेंगे इन तीनों चीज़ों के साथ हम लोग। क्रक्स पहले बता देता हूँ। क्रक्स ये है बेटा कि इंडिया जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना चाह रहा है। एक चीज़ तो ये है जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो वाटर सिक्योरिटी है वो और ज़्यादा ख़तरे का उसको डेंजर है। और पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल स्टेट है। अगर पानी नहीं होगा तो फसलें नहीं उगेंगी, अगर फसलें नहीं होंगी तो फूड की सिक्योरिटी का मसला बन जाएगा, हमें फूड भी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, हमारा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा और हमारी जो है समझ लेके जो लाइफ लाइन है वो कट के रह जाएगी। तो इसके पानी बगैर तो कोई कौम भी ज़िंदा नहीं रह सकती। एक चीज़ तो ये, तो इंडिया जो है इस चीज़ को लेकर थ्रेट कर रहा है। तो अब इसको लेकर प्लान क्या करना है, प्लान क्या है? प्लान बेटा यहाँ पर जो शहबाज शरीफ साहब ने दिया है उसने कहा है कि हम लोग डैम्स बना लेते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है उसको स्टोर कर सकें। ठीक है, तो ये उन्होंने अपनी तरफ से एक प्लान दिया है। लेकिन जो राइटर है ना यहाँ पर वो इस चीज़ से मुत्तफिक नहीं है। वो कहता है कि डैम्स बनाना जो है वो हल नहीं है। वो ऐसा क्यों कहता है, वो उसकी दो रीजंस बताता है। नंबर वन, वो रीज़न कहता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पहले ही दरियाओं के अंदर पानी बहुत कम हो चुका है। तो हमारे पास जो डैम है जैसे तरबेला डैम है, मंगला डैम है, वो तो बारी ही नहीं रहे हमारे, यानी कि हमारे वो बारी नहीं रहे, वो डेड लेवल पे आए हुए हैं। जो हमारे पास डैम मौजूद हैं उनको भरने के लिए पानी है ही नहीं। पहली बात वो ये कहता है, तो कहता है नए डैम बना भी लोगे तो पानी कहाँ से डालोगे। दूसरी बात वो ये कहता है कि ये जो डैम बनाने वाले प्रोजेक्ट है ना, बेसिकली ये जो लोग कारोबारी लोग हैं ना, जिन्होंने पैसा कमाना होता है, वो इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि ये एक हमें टेंडर मिल जाएगा, हम वहां पर बना देंगे और हम पैसा कमा लेंगे। वो कहता है देखो डैम बनाने की अब हमें ज़रूरत नहीं है। नंबर वन तो पानी है नहीं, नंबर टू आप कहते हैं डैम बनाएंगे तो बिजली भी बना लेंगे, तो कहता है उससे सस्ती बिजली जो है वो सोलर से बन जाती है। ठीक है, और दुनिया बना भी रही है। तो अब जो है डैम बनाने को अगर आप लोग कहते हैं ना प्रायोरिटी देते हैं, तो ये कोई अच्छा प्लान नहीं है। तो ये राइटर बातें इसके अंदर लिखता है और भी एक दो लिखता है, तो वो हम आगे जाकर इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इसको। मेन बात मैंने आपको बता दी है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक प्लान दिया है और वो ये है कि हम वाटर स्टोरेज अपनी कैपेसिटी जो है उसको बढ़ा लें, क्योंकि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का ऐलान किया हुआ है। लेटर कहता है वैसे तो ये फैसला बहुत अच्छा है और इससे हमारा जो फ्यूचर के अंदर पानी की कंट्रोवर्सी है हमारे सूबों के दरमियान वो भी कम हो जाएगी। पानी की तकसीम के ऊपर हम अक्सर जो है वो लड़ पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये अच्छा प्लान है। लेकिन वो ये काम उन्होंने जो है जो कॉप हेडक्वार्टर पेशावर है वहाँ पर जो है बोलते हुए हमारे जो चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था ये प्लान, और साथ में उन्होंने कहा था जो कंस्ट्रक्शन है दामेर बादशाह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की उसको स्पीड अप किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ वो जो है वो कहा उन्होंने। लेकिन उसके साथ साथ राइटर क्या कहता है, राइटर कहता है ये डाउटफुल है कि जो नए स्टोरेज स्कीम्स हैं वो इंडिया के थ्रेट का ये जवाब है। इंडिया अगर हमें थ्रेट कर रहा है तो उसका ये जवाब है। पाकिस्तान जो है अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी जो है टू द शॉर्टेज ऑफ इन रिवर्स इम्पैक्ट रैपिड क्लाइमेट चेंज को, पहले ही हमारे तो जो दरिया है वहाँ पर पहले ही पानी बहुत कम है, ठीक है ना। तो आप लोग ऊपर से ये वाली काम करना चाह रहे हो, तो इससे जो है इंडिया का जो इंडस वाटर ट्रीटी का प्रॉब्लम है जो वो सस्पेंशन कर रहा है वो हल नहीं हो सकता। हम इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये लड़ाई लड़ चुके हैं और ये हमें लड़नी पड़ेगी। हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते कि दिल्ली जो है वो जो मर्जी करता रहे। बाकी वो कहता है बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि न्यू डैम की जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारा मसला हल नहीं करेगी, हमारी जो वाटर की स्कार्सिटी है, वाटर की कमी है, उसको पूरा नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी एक रीज़न तो ये है कि ऑलरेडी जो हमारे एग्जिस्टिंग डैम है वो हम उनको भर नहीं पा रहे, ठीक है ना। क्यों नहीं भर पा रहे? क्योंकि
ड्राई सीज़न है, बर्फ़ जो है वो स्पीड से जो है मेल्ट हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। दूसरा जो है बर्फ़ जमती थोड़ी है सर्दियों के अंदर, तो पानी कम आ रहा है, जिसकी वजह से डैम्स जो हैं वो भर नहीं पा रहे, उनका फ़्लो जो है दरियाओं का वो कम हो चुका है। एक चीज़। दूसरा वो कहता है कि ये जो डैम बनाने की बातें करते हैं ना, ये लॉबीज़ हैं, ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, ये कारोबारी लोग हैं जो ये बातें करते हैं। एंड द थर्ड थिंग वो कहता है कि इसमें बिलियन ऑफ डॉलर जो हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर आप लोग लगाना चाह रहे हैं, लेकिन इसके निस्बत सोलर और विंड से अच्छी खासी मुनासब और सस्ती बिजली जो है दुनिया बना रही है, तो हम क्यों इस तरह के एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट फिर लगा रहे हैं। तो प्लानिंग कमीशन जो है उसको वो पॉइंट आउट करते हैं। हालांकि यानी कि ये वो बातें एक्सपर्ट्स ने बता दी हैं, 3 बातें, ठीक है, तो ये बातें वाकई ही समझ में भी आने वाली हैं। बाकी प्लानिंग कमीशन ने पॉइंट आउट किया है कि इंडस्ट्रियल और फूड जो कैटेगरी है उसके अंदर जो हमारी बैड पॉलिसीज़ हैं वो और क्लाइमेट चेंज मिलकर हमें तबाही की तरफ लेकर जा रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाकिस्तान को ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो उसके फ्लोइंग रिवर्स हैं उनको क्या किया जाए, उनको ही चलने दिया जाए, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि जब आप डैम बनाएंगे तो दरियाओं के अंदर जो पानी है वो रुक जाएगा, तो आप 100 ऑफ किलोमीटर्स का जो आपका एक्वीफायर है वो डिस्टर्ब होगा, जिससे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिएबल एनर्जी सारे के सारे ही आपके डिस्टर्ब होंगे। इसलिए आपको बड़े बड़े डैम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वही पैसे आप लोगों की बेहतरी के लिए, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए खर्च करें। अब ये एक्वीफायर्स क्या होते हैं ये भी आप लोग देख लें बेटा। एक्वीफायर्स बेसिकली लेयर्स जो होती है ना ज़मीन के नीचे, वो उन लेयर्स को कहा जाता है। ये ऐसी लेयर्स होती हैं जो समझ लें कि पानी जो होता है ना, इनके नीचे पानी होता है, ऊपर से पानी सिम कर, जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये दरिया है तो यहाँ से पानी गुजर रहा है, तो अल्टीमेटली इसके नीचे भी तो पानी इस तरह से नीचे जा रहा है, सिम रहा है, जिसको हम सिमना कहते हैं पंजाबी में, ठीक है। तो नीचे जज़ब हो रहा है, नीचे जाकर वो क्या करता है, नीचे मिट्टी है, रेत है, फिर इसके बाद चट्टानें हैं, उसके बाद नीचे जाकर पानी इकट्ठा हो जाता है। इसी को हम लोग बाद में पंप के थ्रू बाहर भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो लेयर है इसको एक्वीफायर्स कहा जाता है। तो राइटर कहता है जब आप दरियाओं का पानी रोक लोगे तो फिर दरियाओं के अंदर पानी नहीं आएगा, और ये जो 100 ऑफ किलोमीटर्स की जो लंबी एक पट्टी है एक्वीफायर्स की, जो कि दरिया के अंदर भी है और दरिया के इर्द गिर्द भी है, ये सारी की सारी सूख जाएगी, और इससे जो क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा वहाँ के इन्वायरमेंट को। तो वाटर सिक्योरिटी को लेकर इंडिया, डैम्स और क्लाइमेट जो है हम लोगों ने डिस्कस की है। और बाकी आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैप है, ठीक हो गया। इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात की जाए तो ये 1960s के अंदर हमारे दरमियान हुआ था। इसमें 3 जो थे वो पाकिस्तान के पास हैं, वेस्टर्न रिवर्स और ईस्टर्न रिवर्स जो है वो इंडिया के पास है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं इसको क्लोज करता हूँ और पेपर की तरफ जाता हूँ। तो पेपर में और इंटरव्यू में अक्सर मैं ही आपसे पूछ लेता हूँ, इंटरव्यू में एक बच्चे से पूछा जाता है कि बेटा पाकिस्तान के अंदर पानी जो है उसकी प्रॉब्लम बन रही है विद द टाइम, तो उसका सोल्यूशन क्या है। तो अक्सर बच्चे फिर वही कहते हैं कि सर नए डैम्स बनाए जाए। तो फिर जो सर है आगे से वो थोड़ा सा आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, तो सर फिर सादा अल्फाज में आपको कहता है कि बेटा IMF से हम डॉलर लेके कर्जा ले लेके मुल्क चला रहे हैं बड़ी मुश्किल से, ठीक है। तो जो डैम्स बनाने होते हैं उनके लिए पता है कितना पैसा चाहिए होता है, तो पैसे तो हमारे पास है नहीं, तो डैम कहाँ से बना। तो सोल्यूशन तो वो दो ना जो हमारे पास, जिसका हल भी हो, जिसका हम हल भी कर सकें। तो बेटा जब भी कोई प्रॉब्लम दुनिया के अंदर आपको जो सोल्यूशन पूछा जाता है तो एक चीज़ जहन में रखनी है, वेन एवर वो प्रॉब्लम आपकी ज़ाती ज़िंदगी की है, वो प्रॉब्लम आपके घर की है, वो आपकी सोसाइटी की है, वो इस दुनिया की है या इस मुल्क की है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सबसे पहले इनिशियल स्टेज के ऊपर जो सोल्यूशन होता है ना, वो ये होता है कि वो जो चीज़ पहले कैसे चल रही है, जो एग्जिस्टिंग चीज़ें जो मौजूद हैं, जो अवेलेबल चीज़ें हैं जो आपके पास हैं, बेशक वो कमज़ोर हैं, पहले आपने उनको सही करना, क्योंकि जब आप उनको सही करेंगे तो आपका पैसा खर्च नहीं होगा। ये नहीं कहना कि ये चीज़ें वहीं की वहीं छोड़ दो और ज़ीरो से एक नई चीज़ हम लोग लेकर आते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पर अगर आप डैम्स की बात करें, आपके सर बात तो ठीक है, डैम्स बनाने चाहिए,
ठीक है, आपकी बात से मैं इत्तेफाक कर लेता हूँ। अभी वैसे मैंने बता दिया कि डैम्स क्यों नहीं बनाने चाहिए, लेकिन फॉर एग्जांपल तो आप उसको ऐसे शुरू कर सकते हैं कि डैम बनाने से पहले जो ऑलरेडी डैम मौजूद हैं पहले उनको तो सही कर लो यार। उनकी रेनोवेशन करने वाली है भाई, उनको कभी किसी ने साफ ही नहीं किया। ठीक है, पहले उनको तो सही करो ना। पहले आपके पास जो डैम मौजूद है उनको बेहतर करो, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर करो। जब वो ओके हो जाए फिर आगे चलो। ठीक है, तो पानी का मसला हल अगर करना है तो सबसे बड़ी चीज तो है इंडस वाटर ट्रीटी। पहले उसके ऊपर वर्किंग करो, उधर से बंद ना हो जाए। पहले वहां से आएगा तो आगे हल करेंगे ना मसला। अच्छा, पहले तो वहां पर वर्किंग करने की हमें जरूरत है। और वहां पर वर्किंग ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमें लीगली एम्पावर करते हैं, जो लीगली पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है आर्टिकल्स, उनको निकालो। उनको निकालने के बाद जाओ, कहां पर जाना है फिर? जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं दुनिया के अंदर, वेल नोन प्लेटफॉर्म्स, यूएनओ है आपका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आपका, जो इसके अलावा दूसरे डेवलप कंट्रीज हैं जिनकी बात सुनी जाती है, उनके पास अपने डेलीगेशंस भेजो। वहां पर जाकर बताओ कि देखो जनाब, बाय लॉ जो है ये चीज़ मेरी बनती है, मेरा हक बनता है, लेकिन इंडिया ज़बरदस्ती कर रहा है, ज्यादती कर रहा है कि मैं इसको सस्पेंड करूंगा। और उसके बाद फिर लड़ाई को दावत दे रहा है। तो बराए मेहरबानी उसको समझाए। तो पहला तो काम ये। अच्छा, उसके बाद फिर पानी आपके पास आ गया। अब जब आपके पास पानी आ गया है तो सबसे पहले तो ये है कि जो ऑलरेडी आपके पास चीजें हैं उनके ऊपर वर्किंग करने की जरूरत है। अब वो कौन सी चीजें हैं? आपके जो डैम्स हैं उनको साफ करो, उनकी मशीनरी को बेहतर करो, उनको बेहतरीन कर लो। ठीक है, ताकि उनकी फुल कैपेसिटी हमारे पास जो है हम उसको यूटिलाइज कर लें। फिर उसके बाद आगे आप लाजे। ठीक है, आगे फिर जो है आप लोग उसको माइक्रो और माइक्रो यानी कि छोटे लेवल के ऊपर क्या क्या कर सकते हैं वो चीज़ें आप लोग देखें। ठीक है, और छोटे लेवल के ऊपर जो चीज़ें आप लोग कर सकते हैं उसमें क्या है कि आप लोग जो है अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो चला सकते हैं। ठीक हो गया, इस तरह के आप लोग काम कर सकते हैं। अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं, यानी कि लोगों को पानी के बारे में ज़ाया ना हो, शहरों के अंदर जो ज़ाया हो रहा है उसको रोक सकते हैं। फिर इस यानी कि मल्टीपल छोटे छोटे काम है फिर जो आप लोग कर सकते हैं। फिर बड़े कामों की तरफ आ जाए। फिर बड़े कामों के अंदर और आप क्या कर सकते हैं? इरिगेशन के अंदर जो निज़ाम है उसको बेहतर कर सकते हैं। वाटर ड्रिप सिस्टम हो गया उसको बेहतर कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज को बेहतर कर सकते हैं, दरख्त लगा सकते हैं। इस तरीके से आप लोग फिर आगे जाकर अगर आप डैम्स की बात करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जो चीज़ मौजूद है, कोई भी प्रॉब्लम का जब हल देना है तो सबसे पहले ये देखना है कि मेरे पास ऑलरेडी क्या मौजूद है। जब आप अल्लाह ताला आपको पास करे, आपको रिकमेंडेशन लिस्ट में डाले, आप जाकर जब एसी बनेंगे और उसके बाद जब आप डीसी बनेंगे, ठीक है, तो उसमें यही चीज़ होती है ब्यूरोक्रेट्स के पास कि जब भी कोई पॉलिसी बनानी है तो पहले ये देखा जाता है कि मेरे पास रिसोर्सेज कितने हैं, मेरे पास पावर्स कितनी हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। क्या मेरे पास इतनी पावर्स हैं कि मैं ज़ीरो से एक पूरे का पूरा जो है समझ ले कि एक नया सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवा दूँ, या मुझे इसी सिस्टम को ठीक करना है। तो ज़्यादातर केसेस के अंदर आपको उसी सिस्टम को ही बेहतर करना होता है। ठीक है, उसको फिर आप बेहतर कैसे कर सकते हैं कि आपके पास जो स्टाफ है, आपके पास जो भी चीज़ें मौजूद हैं, जो छोटे बहुत फंड्स हैं, उनको अच्छे से आप लोग यूटिलाइज़ करके जितने बेहतर कर सकते हैं वो बेहतर करें। और साथ में आप पॉलिसीज़ बनाकर अपने जो सीनियर्स हैं उनको पुट अप करें कि ये चीज़ें जो हैं अगर हो जाएँ तो और ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। ठीक हो गया जी? तो इस तरीके से बेटा आप ये सारे का सारा डाटा अपने एग्ज़ाम्स के अंदर, अपने इंटरव्यूज़ के अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कल्चर रोड, ये आपका नेक्स्ट एडिटोरियल। अच्छा, बेसिकली तो ये एडिटोरियल जो है ना, जो पॉइंट था वो ये था कि ये जो लड़की है सना यूसुफ, 17 इयर्स इसकी एज है, और ये टिकटॉक के ऊपर जो है अपना कंटेंट जो है उसको अपलोड करती थी। इसका मर्डर कर दिया गया है। मर्डर करने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर जब ये न्यूज़ आती है कि इसका मर्डर कर दिया जाता है तो उसके अंदर एक मिक्स रिस्पॉन्स आता है। उस मिक्स रिस्पॉन्स के अंदर कुछ तो कहते हैं कि ये गलत हुआ है, कुछ कहते हैं ये सही हुआ है। इसी चीज़ को लेकर राइटर लिखता है। ठीक है, और राइटर लिखता क्या है
कि ये जो पाकिस्तान की हमारी सोसाइटी है, ये पेट्रोच यानी कि जहाँ पर मेल डोमिनेंस है, तो वुमन राइट्स की यहाँ पर वायलेशंस हो रही है, ये वो लिखता है। ठीक है, बहरहाल अब हम इसको देखते हैं। ये मैंने आपको न्यूज़ बता दी। ठीक है, सना यूसुफ जो है उसका कातिल पकड़ा भी गया है, तो इसको मर्डर कर दिया गया। ठीक हो गया जी। अब राइटर क्या लिखता है, जब वुमेन जो है, जब कोई आदमी जो है, मेल जो है हमारी सोसाइटी में किसी वुमेन से कोई प्यार का इजहार करता है या कुछ भी करता है, तो वो आगे से अगर उसके ओके दे देती है तो फिर तो ठीक है, लेकिन वो अगर नाम कर देती है तो वो उसका दुश्मन बन जाता है। ये है हमारी सोसाइटी। यानी कि औरत को राइटर कहता है कि इस सोसाइटी के अंदर एज ए ऑब्जेक्ट जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है ना, और ये इसको क्लेम किया जाता है, बहुत सारे लोग इसको क्लेम कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो है सना यूसुफ के मर्डर की बात करता है, इससे पहले नूर मुकद्दम जो है उसके मर्डर की बात करता है कि उसका भी इसी तरीके से मर्डर कर दिया गया था। नूर मुकद्दम का जो मर्डर था वो ज़ाहिर जाफ़र ने किया था। उसको तो चले उन्होंने पनिशमेंट दे दी, कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। और ये वाली जो है अभी जो हुई है, इसका केस अभी चल रहा है। बहरहाल इसके मर्डर को जो है कई जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, सफाई हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। तो कहते हैं आप लोग कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब इस सोच, वो कहता है कैसे सही किया जाए, तो कहता है इस सोच को सिर्फ सही करने का एक ही तरीका है कि जो लड़के हैं और आदमी जो हैं उनको, उनके अंदर हमें तब्दीली करने की ज़रूरत है। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उनकी एजुकेशन, मीडिया लिटरेसी एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर जो है वो करने की ज़रूरत है। आगे जाकर मैं अपना भी एक ओपिनियन आपके साथ रखूंगा। तो बेसिकली राइटर कहता है कि ये जो लड़कियों के मर्डर हो रहे हैं, ज़ाहिर है लड़के ही कर रहे हैं, तो लड़कों की सादा अल्फाज में तरबियत करने की ज़रूरत है कि आपके घर में जो लड़के हैं उनको, उनकी ये तरबियत की जाए कि उनकी वालदा उनको ये चीज़ बताए कि तुमने औरतों की इज्जत करनी है। माँ की इज्जत करे, अपनी बहन की इज्जत करे, तो फिर कल को वो दूसरों की माँ बहन की भी इज्जत करेगा, और जिससे उसकी शादी होगी उसकी भी इज्जत करेगा, और उसके बाद अगर अल्लाह ताला की ज़ात उसको बेटी देती है तो वो उसकी भी इज्जत करेगा। तो राइटर कहता है कि ये चीज़ हमें सिखाने की ज़रूरत है। और ये चीज़ कैसे होगी? ये चीज़ जो है एजुकेशन से आएगी, सोशल लिटरेसी से आएगी और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से आएगी। अभी राइटर ये कहता है। ठीक है, अब यानी कि वो यही वहाँ पर बस ये एक मेन बात करके बात अपनी ख़त्म कर देता है। अब मैं इन दोनों बातों के ऊपर जो बात करूँगा, वो एक बात तो इन बॉयज़ के ऊपर है। अब बॉयज़ की तरबियत शुरू कहाँ से होगी? माँ से शुरू होगी। तो जब माँ खुद ही, उस माँ की ही तरबियत नहीं हुई तो वो बच्चे की तरबियत क्या करेगी? अब यहाँ पर जो मैं बोलूँगा, इट्स माय पर्सनल व्यूज़, आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। आप मेरे से बेहतर अगर इल्म रखते हैं तो आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेरे व्यूज़ हैं मैं आपको बता देता हूँ, आपने इनको पेपर में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, इंटरव्यूज़ के अंदर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। आप लोग जब इंटरव्यूज़ क्लियर कर जाएँ, अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर जाएँ, तो उसके बाद जब आप पावर में चले जाएँ, देन यू कैन यूज़ दैम, उससे पहले नहीं। ठीक हो गया? क्योंकि ऐसे व्यूज़, क्रिटिकल व्यूज़ जो हैं, वो जो लोग देते हैं, उनको ऑर्थोडॉक्स समझा जाता है, उनको क्लासिकल माइंडसेट का समझा जाता है, उनको पुराने ख़्यालात का समझा जाता है, उनको ये नहीं समझा जाता कि वो जो हैं वो क्या है। ठीक है? और उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न सिंपल है बेटा, कि इस दुनिया के अंदर जो अमीर तबका करता है, बेशक वो गलत ही करे, जो एलीट क्लास करती है, बेशक वो गलत ही करे, उसको कॉपी किया जाता है। ठीक है? वो स्टाइल बन जाता है। अब यहाँ पर मेरा पहली बात तो ये है कि जिसने भी मर्डर किया उसने बिल्कुल गलत किया। उसकी रीज़न ये है कि कोई जितना भी अपने किरदार का बुरा इंसान क्यों ना हो, किसी दूसरे इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात ने ये बिल्कुल भी हक नहीं दिया कि वो उसका मर्डर करे या उसको बुरा भला कहे। क्यों?
क्योंकि अगर वो अपनी ज़ात के पास लिहाज से कुछ गलत कर रही थी या जो भी वो कंटेंट बना रही थी, तो पहली बात तो ये है कि वो उसका और अल्लाह का मामला था, ठीक है। वो अगर बुरा कर रही थी या कुछ भी ऐसा कंटेंट जो इस्लाम उसको इजाज़त नहीं देता, बीइंग अ मुस्लिम उसे नहीं बनाना चाहिए, वो बना रही थी, तो वो उसका पर्सनल फेल है। हाँ, उसमें रोकेगा कौन? उसमें स्टेट रोकेगी। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि वो जो बुराई है उसको रोके। अगर वो स्टेट उसको नहीं रोकती तो आपके इंडिविजुअल के ऊपर कोई इसका नहीं है कि आपने क्या किया, आपने उसका मर्डर क्यों नहीं कर दिया। तो पहली बात तो ये है कि स्टेट के होते हुए आप कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें, गलत है, ठीक होगा। दूसरी चीज़, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब तक बहुत लंबी लिस्ट है इन लड़कियों की, तो फिर इसमें जो है मर्डर अक्सर उन्हीं का होता है जो टिकटॉकर्स हैं या जो अपने आप को सोसाइटी के सामने प्रेजेंट ऐसे कर रही हैं। कुछ जगह के ऊपर मैं ये भी कह देता हूँ कि हाँ, कुछ जगह पर जो अच्छी बच्चियाँ हैं उनके साथ भी ज़्यादती होती हुई देखी है। लेकिन इस सारे के सारे में एक ही चीज़ है कि इस्लामिक टीचिंग से लड़के भी दूर हैं और लड़कियाँ भी दूर हैं। अगर हम लोग क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बुक है, ठीक है ना, हंटिंगटन साहब की है, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आपका जो पेपर 2 है उसकी कोर्स आउटलाइन के अंदर भी मौजूद है। एक एंड ऑफ हिस्ट्री है, एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, पढ़ सकें तो पढ़िएगा। तो वहाँ पर भी यही चीज़ है कि इस्लामिक सिविलाइजेशन मिक्स नहीं होगी, और मिक्स इसलिए नहीं होगी कि इसकी सारी टीचिंग्स डिफरेंट हैं दूसरी सिविलाइजेशन से। बाकी इस दुनिया की जितनी सिविलाइजेशन है वो वक्त के साथ साथ मिक्स होती जाएंगी, ठीक है। तो मैं बस इसको आखिरी जुमला बोलता हूँ कि बेटा बात यह है कि हमारी सारी तबाही की जो मेन रीज़न है वो इस्लाम से दूरी है। इस्लामिक ट्रू जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं, ट्रू इस्लामिक टीचिंग्स जो वाकई ही इस्लामिक टीचिंग्स हैं, किसी मौलवी की टीचिंग्स की बात नहीं कर रहा, उससे दूरी है। सो दैट इज़ द रीज़न कि हमें इस तरह के रंग बिरंगी जो है वाक़यात देखने को और सुनने को मिलते हैं। इससे ज़्यादा मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। बाकी ये है कि बीइंग अ मुस्लिम लड़कों के ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि वो इज़्ज़त करें औरतों की। ये कुरान मजीद के अंदर भी आयत मौजूद है, अपनी आंखें नीची रखें। बस आगे चलते हैं। आगे आपका है जो फोर्थ आपका क्या है इसे हुजूम, उसके ये ओपिनियन एडिटोरियल्स हैं। अभी इन तीनों एडिटोरियल्स का मैं एनालिसिस कर देता हूँ। बाकी ये वाले ओपिनियंस आपको पता है बेटा, इसके लिए रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। डेवलपमेंट क्राइसिस, ठीक है, ये एडिटोरियल लिखा है तो इसके अंदर लिखता गया है कि ये डेवलपमेंट आपके सामने ही हो रही है। सड़कें सड़कें बनाते हैं जो भी है, कोई भी प्रोजेक्ट्स लगाते हैं तो फंडिंग की कमी करते जा रही हैं, फंड थोड़ा करते जा रहे हैं डेवलपमेंट को लेकर। तो उसके बारे में राइटर लिखता है कि आईएमएफ चूँकि बजट हमारा आने वाला है, तो हमारे बजट के अंदर आईएमएफ का बड़ा अहम किरदार होता है, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट फंड के ऊपर जो है आईएमएफ की शैडो पड़ रहे हैं, वो चाह रहा है कि इसको कम कर दिया जाए। तो नेशनल डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर्स हैं 4.1 ट्रिलियन रुपीस के थे नेक्स्ट फिस्कल ईयर की हम लोगों ने किए, जिसमें से सूबों ने 2.8 दिया और बाकी जो है 1 ट्रिलियन यानी कि 21% सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ने दिया, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट ने थोड़े पैसे दिए। अब फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं उनके बारे में, फेडरेटिंग यूनिट से मुराद यहाँ पर सूबे हैं, पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि 18th अमेंडमेंट के बाद क्या किया गया, उनका शेयर बढ़ा दिया गया। आपको पता है ना, नेशनल फाइनेंस काउंसिल एनएफसी अवार्ड के तहत जो है फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हिस्सा देती है, अपनी जो कमाई करती है उसमें से सूबों को भी थोड़े थोड़े पैसे देती है। तो सूबों को 18वीं अमेंडमेंट के बाद पावर्स दी गई ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उनको कई जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कई जो मिनिस्ट्रीज़ पहले फेडरल गवर्नमेंट के पास थी 18th अमेंडमेंट के बाद इनको दे दी गई, जिसके अंदर एजुकेशन है, हेल्थ है, पुलिस है, मल्टीपल अदर्स हैं। शेयर भी दिया गया इनको, ठीक हो गया। तो अब जो है वो राइटर ये कहता है कि ये अब सही है, जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनको पैसे मिल रहे हैं और जो सेंटर है वो अपना ज़्यादातर पैसा जो है वो जो कर्जा लिया होता है उसको वापस करने में खर्च कर देता है, नेशनल डिफेंस पे खर्च कर देता है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो प्रोविंसेस हैं उन्होंने भी तो अपने डेवलपमेंट जो है वो फंड्स बढ़ा दिए हैं। तो सेंटर का ये कहना कि मुझे पैसे कमा कर दो, ये गलत बात है। सेंटर को जो है सूबों को ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सेंटर ये कह रहा है अब सूबों से कि तुम लोग भी थोड़ा रेवेन्यू जनरेट करो और मेरी मदद करो, ठीक है। और साथ साथ वो जो है पैसे कम करता जा रहा है।
लेकिन वो कहता है कि ये बात जो है बिल्कुल गलत है। बाकी ये आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट चलते हैं। एक है नेशनल, जिसको आप लोग की फेडरल गवर्नमेंट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा प्रोविंशियल और तीसरा है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट बेटा जो डिस्ट्रिक्ट, तहसील, यूनियन काउंसिल का लेवल होती है पर होती है, इसके ऊपर भी एक है एडिटोरियल, वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कमज़ोर है फिलहाल पाकिस्तान के अंदर। बाकी वो कहता है कि फेडरल को चाहिए कि वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खुद पैसा खर्च करे, और जो प्रोविंसेस हैं उनको हेल्थ, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट और दूसरे जो उनके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम करने दे। कहता है कि क्यों फेडरल का बजट क्यों कम हुआ है, उसकी मुख्तलिफ रीजंस हैं। उसके अंदर जो है एक तो IMF की जो कंडीशंस हैं वो हैं, दूसरा डेट जो आप लोगों ने कर्जा लिया हुआ है उसके पैसे वापस करने हैं वो है, लो टैक्स टू GDP रेशो है। ये मैं GDP क्या होता है अभी आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये क्या होती है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में डिस्कस कर रहे। लो टैक्स टू GDP, जितनी कमाई है उतना टैक्स नहीं है, ठीक है ना। प्राइवेट कैपिटल फ्लोज जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रहा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। तो ये जो है सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनकी वजह से कमाई कम हो रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन पॉलिसी मेकर्स जो हैं, अगर उनके पास पॉलिटिकल विल हो और वो अपनी जो फजूल खर्चियाँ हैं उनको बंद कर दें, तो हम लोग ये जो है अपना जो है चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। बाकी जो अपने लॉयल हैं उनको फंडिंग करने बंद कर दे गवर्नमेंट, यानी कि जो अपने चहीते हैं, रिश्तेदार हैं, उनके थ्रू जो प्रोजेक्ट्स लगवाती है, तो ये काम बंद कर दिया जाए। तो फिर इससे क्या होगा, बेहतरी आ जाएगी। जब आप कोई स्कीम जो है लॉन्च एक दफ़ा कर देती है गवर्नमेंट, तो उसको कंप्लीट करे ऑन टाइम। अक्सर आप लोगों ने देखा है कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, कुछ अरसे के बाद वो बंद हो जाता है, जब गवर्नमेंट बदल जाती है तो वो ज़ाया हो जाता है, ठीक है। तो नई गवर्नमेंट आती है तो पुराने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके फंड्स बंद कर देती है ड्यू टू पॉलिटिकल रिवाइलरी। तो लेकिन उससे क्या है, तो लोगों का पैसा ज़ाया होता है। तो हमारा जो एनुअल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग्स है वो 2 to 3% है ऑफ द GDP, सिर्फ इतनी है हमारे GDP की। लेकिन होना कितना चाहिए, तकरीबन 10% होना चाहिए, और हमारा इस रीजन के अंदर यानी कि साउथ एशिया के अंदर सबसे लोएस्ट। तो ये चीज़ें आपके साथ लिखता है। बाकी जो है GDP क्या होता है ये आप लोग पढ़ें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। GDP यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इसको कहते हैं GDP को, ठीक है। क्या इसकी एब्रीविएशन है क्या ये? तो बिल्कुल एक सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर मैं कहूँ ना GDP क्या है, तो एक मुल्क की, किसी कंपनी की भी आप कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान के GDP की बात कर रहे हैं, तो बेटा किसी हमारे मुल्क की या किसी मुल्क की एक ख़ास पीरियड के अंदर जो टोटल कमाई होती है उसको GDP कहा जाता है। और मुल्कों की जो कमाई है वो ज़्यादातर एक साल के अंदर जो है वो समझी जाती है। तो सादा अल्फाज में एक साल के अंदर पाकिस्तान जो है वो कितनी कमाई करता है, इसे कहते हैं GDP। अब वो कमाई करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। उनमें क्या है कि पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है, यानी कि टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन इट्स बॉर्डर्स ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, एक साल के अंदर। कि पाकिस्तान एक साल के अंदर देखें, फसलें उगाते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, या कोई भी चीज़ें जो हम बना सकते हैं वो अपने मुल्क में इस्तेमाल करें या किसी दूसरे मुल्क में एक्सपोर्ट कर दें, उनकी जो टोटल वैल्यू होगी वो होगा हमारा GDP, हमारी कमाई। जिस तरह एक इंसान है, अगर तो वो सिर्फ तनख्वाह पे काम करता है तो एक साल में वो कितने पैसे कमाता है, वो उसका GDP है। अगर बिजनेसमैन है या उसकी कोई कंपनी है, वो एक साल के अंदर कितने पैसे कमा रही है, वो उसका GDP है। तो पाकिस्तान का GDP इस तरीके से है, ठीक हो गया जी बेटा। बाकी ये GDP की आप ये वाली आप डेफिनेशंस भी पढ़ सकते हैं, दे आर सेम। तो यहाँ पर बेसिकली वो यही कह रहा है कि कोई भी मुल्क जो है उसका जो GDP, उसकी GDP का जो 10% है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया जाता है। कि जितनी वो कमाई करता है उसका, उस कमाई का 10%। पाकिस्तान में जो GDP है उसका 2 to 3% सिर्फ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया जाता है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें राइटर जो है यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर देता है सारी की सारी। होप आपको ये सारी क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट आपका है लोकल गवर्नमेंट इन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे एडिटोरियल में राइटर ये कहता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसको पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत नहीं होने दे रही, उनके इलेक्शंस नहीं करवा रही, ख़ास तौर पर पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर।
तो राइटर कहता है इसकी वजह से फिर क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है। तो ये बातें राइटर करता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, अगर बेटा उनकी हम लोग बात की जाए तो उसके अंदर अगर किसी की गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी वहां पर गवर्नमेंट है ही नहीं, रूल है ही नहीं किसी का, तो वो अनार्की उसे हम कहते हैं। जैसे जंगल है, ठीक है, कोई राह नहीं है, जो ताकतवर है बस उसी की चलती है। अगर किसी एक की हुकूमत हो किसी मुल्क के ऊपर, एक की बात सुनी जा रही हो, उसे मोनार्की बोलते हैं या डिक्टेटरशिप बोलते हैं। मोनार्की आपके सामने सऊदी अरेबिया के अंदर है, ठीक है। डिक्टेटरशिप हमारे मुल्क में रही है, फौजी आकर बैठ जाता है, एक सारी हुकूमत करता है। फ्यू ओलिगार्ची जुनता, ओलिगार्ची बेसिकली जो अमीर लोग होते हैं। आल अगर सबकी हुकूमत हो तो उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ये डायरेक्ट भी हो सकती है और रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंसर्न है डेमोक्रेसी के साथ। तो ये बातें आपको डेमोक्रेसी में हेल्प करेंगी, कैसे हेल्प करेंगी वो मैं आपको एंड पर बता दूंगा पेपर में। बहरहाल वो कहता है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं पाकिस्तान के अंदर, वो अपनी भरपूर कोशिश करती हैं कि जो इलेक्टेड लोकल बॉडीज हैं वो प्रॉपरली फंक्शन ना कर सके। दूसरी तरफ कहता है जो मिलिट्री वाले जब पावर में आते हैं, डिक्टेटरशिप जब आती है, तो वो लोकल गवर्नमेंट्स को पावरफुल बनाती है। ये दोनों चीजें बेटा एक एक स्टेटमेंट के अंदर पूरी पूरी स्टोरी है, मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा, ठहर जाओ पहले आगे सुन लें। यहाँ पर बात यह है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं जो अभी पावर में आती हैं, वो लोकल गवर्नमेंट को कमजोर रखना चाहती हैं। दूसरी तरफ जो फौजी पावर में आते हैं, डिक्टेटरशिप पावर में आती है, तो लोकल गवर्नमेंट को मजबूत कर देते हैं। ये क्यों करते हैं और इसका क्या रीजंस हैं इसके इन स्टेटमेंट्स के पीछे, वो मैं सारी आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता हूं। लेकिन उससे पहले आगे चलते हैं। उससे पहले वो कहता है डेमोक्रेसी जब आपकी बेसिक लेवल्स के ऊपर जो है होगी तो फिर ही जो है आगे चलेगी ना। तो उसके लिए लोकल बॉडीज जो हैं उनको मजबूत करने की ज़रूरत है। कोर्ट ने भी कहा है कई दफ़ा कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं या जो अदारे हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है वो लोकल लेवल्स के ऊपर पोल्स करवाएं। पहले कुछ भी समझने से पहले अब ये समझ लें कि 3 तरह की गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, नेशनल, प्रोविंशियल, लोकल। नेशनल जिसको हम फेडरल कहते हैं, प्रोविंशियल जो हमारी सूबाई हैं, पंजाब सिंध सरहद बलूचिस्तान केपी की बलूचिस्तान। लोकल जो हैं वो बेटा ये वाली हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, तहसील लेवल, नाजब, नैब नाजम, काउंसलर, जस्ट लाइक दिस। और ये सारी हेल्प करती हैं गुड गवर्नेंस में आपकी, ठीक है। अब इससे पहले कि आगे चलें, वो जो पीछे मैंने बात की थी ना, पहले मैं वो डिस्कस कर देता हूँ कि क्यों नहीं चाहती ये वाली। अच्छा, 18वीं अमेंडमेंट के बाद ना बेटा 18th अमेंडमेंट के बाद ये कहा गया था कि पावर जो हैं वो दी जाएं नीचे, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट से लेकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दी जाएं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहा गया कि तुम आगे ये पावर्स लोकल बोर्ड गवर्नमेंट को दोगे। लेकिन नेशनल गवर्नमेंट से लेकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कुछ हद तक पावर्स दे दी गई, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने आगे लोकल गवर्नमेंट को ये पावर्स ट्रांसफ़र नहीं की। अब वो जो लोकल गवर्नमेंट की पावर्स थी उनको उनको कौन एंजॉय कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्लस ब्यूरोक्रेट्स। वो ब्यूरोक्रेट्स की मदद से इनको चलाते हैं। तो बेसिकली जो मेन मसला है वो है पावर का। पहले फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर थी, वो नीचे किसी को नहीं देती थी। फिर 18th अमेंडमेंट 2010 में होती है, उसके बाद उसको मजबूर कर दिया जाता है कि दो। तो पावर कैसे दी गई, मिनिस्ट्रीज दे दी गई नीचे, जैसे मैंने पहले भी बताया, हेल्थ की, एजुकेशन की, पुलिस की, और भी बड़ी थी। अब ये सूबों के पास आ गए तो सूबे पावरफुल हो गए। अब सूबों को भी कहा गया कि नीचे दो पावर। सूबों ने कहा जी देते हैं, जी देते हैं, जी देते हैं। अब नीचे पावर तो तब देंगे ना जब नीचे कोई होगा, और नीचे तो तब कोई होगा ना जब किसी के इलेक्शंस करवाएंगे। तो वो इलेक्शंस ही नहीं करवाते, डले पे डले, डले पे डले, या इलेक्शंस के अंदर जो है अमेंडमेंट्स कर देते हैं, रूल्स के अंदर उनकी पावर्स ही कम कर देते हैं। और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की निस्बत ब्यूरोक्रेट्स को जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इस्तेमाल करती है। एसी है, डीसी है, ये सारे के सारे अपने जिलों को चलाने के लिए, अपनी तहसीलों को चलाने के लिए, तो पावर अपने पास रखते हैं। अब ये तो करते हैं ऐसे।
अब आ जाते हैं दूसरी बात डिक्टेटर्स की। अब डिक्टेटर्स क्यों लोकल गवर्नमेंट को मजबूत कर देते हैं? उनकी अपनी मजबूरी है कि जब डिक्टेटर्स पावर में आते हैं तो क्या होता है, नेशनल लेवल के ऊपर भी उनको गालियां पड़ रही होती हैं, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी। तो वो कहते हैं कि अब क्या किया जाए, हर तरफ यही है कि डेमोक्रेसी को तबाह कर दिया, डिक्टेटरशिप आ गई, डिक्टेटरशिप आ गई, डिक्टेटरशिप आ गई। तो वो कहते हैं इनको तो मैं मजबूत नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इनको मजबूत करूंगा तो मुझे सीट देनी पड़ेगी। तो क्या करूं कि मेरी डिक्टेटरशिप भी रहे और डेमोक्रेसी भी साथ में चलती रहे। तो वो कहता है फिर इनको तो डेमोक्रेसी इनको तो ज़ाहिर है मैं करूंगा तो पीएम आएगा, सीएम आएगा, तो मेरी पावर्स जाएंगी। वो नीचे चला जाता है। चलो लोकल पे, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवा देते हैं, नीचे नैब नाजम नाजम उनको पावरें दे देते हैं, और जब नीचे पावरें मिल जाती हैं लोगों को, लोग खुश हो जाते हैं और बात खत्म हो जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया जी। अब और क्या क्या लिखता है, और वो ये कहता है कि इस्लामाबाद और पंजाब जो है, प्राइम मिनिस्टर को और पंजाब चीफ मिनिस्टर को इलेक्शन कमीशन ने समन भी भेजा है कि भाई जी इलेक्शंस करवाओ, आप लोग इलेक्शंस को डिले कर रहे हो। बाकी जो 3 जो हैं सूबे हैं और कंटोनमेंट्स हैं, वहाँ पर इलेक्शन तो हुए हैं, लेकिन वो प्रॉपरली गवर्नमेंट्स चल नहीं रही। पंजाब के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है इस डेट को मुकम्मल हो गई थी उसकी टर्म 2021 को, और 120 दिनों में इलेक्शन करवाने थे लेकिन नहीं करवाए। इसी तरीके से इस्लामाबाद में भी 2021 को इस डेट को जो कंप्लीट हो गई थी टेन्योर, लेकिन उसके बाद इलेक्शंस नहीं करवाए। ठीक है ना। 5 दफ़ा जो पंजाब का लॉ है लोकल गवर्नमेंट का, उसमें अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं। क्रिटिसिज्म जो है वो भी अमेंडमेंट्स के ऊपर किया गया है कि जनाब अली अमेंडमेंट्स करने का मकसद ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट के अंदर जिन लोगों ने इलेक्शन जीत कर आना था उनकी पावर्स जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स को दी जा रही हैं, और उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रोविंसेस जो हैं वो फेल हो चुके हैं लोकल गवर्नमेंट के पोल करवाने में। तो क्रिटिसिज्म बिल्कुल ये ठीक है। एग्जिस्टिंग लॉ जो सिंध और पंजाब के हैं वो लोकल बॉडीज़ को ऊपर अपना कंट्रोल चाहते हैं। हालांकि 18th अमेंडमेंट में का बात कहा गया था कि पावर को नीचे भेजो, नीचे तक डिवॉल्व करो, और कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को मैंडेट करता है कि लोकल गवर्नमेंट जो आर्टिकल 140A के तहत क्या करें, क्लैरिटी दें कि गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो ना करे। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि लोकल बॉडी के इलेक्शंस करवाओ। बाहर डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको रोकना जो है लोकल लेवल के ऊपर, ये एक नाइंसाफ़ी है, इनजस्टिस है। पंजाब को चाहिए कि वो एक क्लियर टाइमलाइन दे, पोल्स करवाए, और इस्लामाबाद भी ऐसा ही करे। लोकल गवर्नमेंट लॉ जो है कंट्री वाइड उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है ताकि डेवोल्यूशन हो सके। और बाकी सिंपल बात यह है कि डेमोक्रेसी के बारे में अगर आप टॉपिक लिखते हैं तो वहाँ पर आप लोकल गवर्नमेंट का जिक्र कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट है इट इज़ वर्क जस्ट लाइक नर्सरीज ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ से फिर नीचे पॉलिटिकल पावर जो है, पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा होती है, जो पॉलिटिक्स के लीडरशिप जो है यहाँ से निकलती है। तो आपको ये करने की ज़रूरत है अगर आप डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं। तो इस तरीके से बेटा आप लोग अपने एग्जाम्स के अंदर लिख सकते हैं। डेमोक्रेसी को हर्डल्स में भी आप लिख सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट जो है उसको प्रॉपरली उसके नहीं इलेक्शंस करवाए जा रहे, ये भी एक हर्डल है। बाकी अनप्रिपेयर्ड कराची के बारे में लिखता ये है कि कराची जो है एक बहुत बड़ा शहर है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की इमारतें हैं, कई बहुत पुरानी इमारतें हैं, लेकिन कोई झटका ज़लज़ला आएगा, कोई आएगा ना ज़लज़ला वगैरह, तो इमारतें गिर जाएंगी। तो इसके ऊपर कोई इमरजेंसी तैयारी नहीं है। गलियाँ जो हैं बड़ी जो हैं उनकी छोटी छोटी हैं, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी बड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो कराची में चाहिए ये कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऐसी इमारतों को टैगिंग करे, उनको ख़त्म करे, और जो बिल्डिंग्स हैं उनको सही जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके तहत तैयार किया जाए। तो इस तरीके से बेटा कराची के हवाले से ये बात करता है। कहता है कि कई छोटे छोटे जो अर्थक्वेक जो हैं लो इंटेंसिटी के कराची के अंदर आए हैं। सिटी जो है कराची की उसकी रिजिलियंस बहुत ही थोड़ी है। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि कराची किसी भी डिज़ास्टर के लिए तैयार है क्या? 20 मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर हाई बहुत बड़े बड़े टावर्स हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, क्राउडेड हैं, ठीक है ना। इनफॉर्मल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, यानी कि कोई सोसाइटीज़ बल्कि है नहीं, इनफॉर्मल हाउसिंग है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है ये सिचुएशन को ख़राब कर, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो डिले हो सकता है अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन बनती है। उसकी वजह क्या है? डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, जो गलियां हैं वो तंग हैं, रूट्स को जो हैं वो है ही नहीं प्रॉपरली, और लिमिटेड इमरजेंसी रिसोर्सेज होने की वजह से। अर्थक्वेक अगर 5 to 6 मैग्नीट्यूड का आता है रिक्टर स्केल के ऊपर, तो उससे जो है क्वेश्चनेबल सेफ्टी स्टैंडर्ड जो बिल्डिंग्स के हैं वो हिट हो सकते हैं।
करप्शन कहता है बहुत ज़्यादा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्डिंग कोड जो हैं और सेफ्टी के जो कोड्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा कराची के अंदर, जिसकी वजह से बिल्डिंगें बड़ी ही खस्ता हाल बन रही हैं। तो सिटी की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको चाहिए कि इमीडिएटली रिस्क असेसमेंट ड्राइव अपनी शुरू कर दें, ठीक है, प्रॉपर प्लान बनाएं, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन करें और रेगुलर अर्थक्वेक ड्रिल्स भी इसके साथ साथ करें, ताकि सिटीजन्स को पता हो कि किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो ये था बेटा आपके जो एडिटोरियल्स। बाकी इंशाल्लाह ओपिनियन के लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। एंड जिन्होंने एंड तक सुना है वो प्रेजेंट ज़रूर लिखें, ताकि मुझे आइडिया हो कि कितने बच्चों ने एंड तक सुना है, ठीक है। और बाकी वही लास्ट वर्ड्स, इंशाल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी रही और तो जो ईद उल अज़हा है उसकी जो हॉलीडेज़ हैं उसके बाद से हम दोबारा अपने लेक्चर्स का प्रॉपरली जो है इसको शुरू करेंगे। तब तक मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।